नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऊर्जा के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था कार्य के बारे में और हमारा यह जो टॉपिक चल रहा है वह है आपका कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति का। यह टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक के अंदर हमने कार्य की बात की थी। कार्य में हमने देखा था जो वर्क होता है आपका W बराबर F इंटू डी या W इक्वल टू F डी कॉस थीटा, और इसका जो IS स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वह इसका न्यूटन मीटर हो रखा था, है ना। और आज हमें बात करनी है ऊर्जा के बारे में। तो याद रखिएगा, जो कार्य होता है, कार्य का अर्थ हुआ था जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं और उस वस्तु में विस्थापन होता है तो समझा जाता है कि कार्य हुआ है। अब यहां पर बात है कि ऊर्जा में क्या अंतर आता है कि जब हम किसी वस्तु पर कार्य करेंगे, उसको कार्य करने में जो खपत होता है, जो हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, वही हमारा ऊर्जा है। मतलब है कि कार्य करने की क्षमता, हम जितना कार्य कर सकते हैं वो जो हमारी क्षमता है वही क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा को हम क्या कह सकते हैं? कार्य करने की क्षमता। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और यह भी याद रखिएगा कि ऊर्जा जिस तरह से कार्य क्या था, अदिश राशि था, उसी प्रकार से जो ऊर्जा है यह भी एक अदिश राशि है। अदिश राशि। और अदिश राशि के बाद भी अगर हम इसको देखें तो इसका जो मात्रक होता है, मात्रक है वह जूल होता है। यह एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक जो है वह जूल होता है, इसको जूल लिखते हैं। और अगर इसी को हम समझने का कोशिश करें तो इसी ऊर्जा का जो सीजीएस पद्धति का मात्रक है वह होता है अर्ग, URG। ठीक है। और यह भी याद रखिएगा, यह जो मात्रक जूल है वह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। इस जूल का जो नाम है वह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक भौतिक शास्त्री थे, जो ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे, है ना, जिनका नाम था जेम्स प्रॉस्केट जूल। जेम्स प्रॉस्केट जूल। इन्हीं के नाम के लास्ट में जो जूल शब्द है, इसी को ऊर्जा का मात्रक माना गया। ठीक है। और इन्हीं के नाम पर ऊर्जा को रखा गया। और ऊर्जा को अगर हम देखें, मतलब कार्य करने की क्षमता देखें, तो यांत्रिक रूप से ऊर्जा दो तरह की होती है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, मतलब उस वस्तु द्वारा जो कार्य किया जाना है, वह दो आधार पर रहता है कि उसमें ऊर्जा किस तरह से हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि यांत्रिक रूप से ऊर्जा दो प्रकार की होती है। यांत्रिक रूप से ऊर्जा दो प्रकार की होती है। अब ये ऊर्जा दो प्रकार की है, तो वो कौन कौन सी ऊर्जा है? तो याद रखिएगा, जो पहली ऊर्जा है उसका नाम है आपका स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। और जो दूसरी ऊर्जा है उसका नाम है गतिज ऊर्जा। ठीक है। हमने क्या कहा? किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य से उत्पन्न जो ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और उस यांत्रिक ऊर्जा को अगर हम देखें, यह दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा।
स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को याद रखिएगा, इसी को पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये जो गतिज ऊर्जा है इसको काइनेटिक एनर्जी। साथ ही साथ आप लोग भी लिखते चलें ताकि आप लोगों को भी सुविधा हो। जो मैं लिख रहा हूं साथ ही साथ आप लोग भी नोट डाउन करते चलें ताकि नोट्स बनाने में आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर यांत्रिकी के आधार पर देखें तो ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, एक स्थितिज ऊर्जा होता है और एक गतिज ऊर्जा होता है। सबसे पहले हमें समझना है स्थितिज ऊर्जा के बारे में कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो स्थितिज ऊर्जा याद रखिएगा अपने स्थान या आकार, मतलब मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसकी आकृति कुछ है, वह किसी स्थान पर है, तो उस स्थान और आकृति की वजह से जो उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, अर्थात उस वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसी ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगेन मैं रिपीट करता हूं, स्थितिज ऊर्जा क्या हुआ? अपने स्थान या आकार के वजह से वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है वही स्थितिज ऊर्जा है। या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा को अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है कि जब हम मान लीजिए किसी वस्तु को जमीन से ऊपर उठा देते हैं और ऊपर उठाने के बाद उसको वहीं पर हम होल्ड करके, जैसे इस मार्कर को हम यहां पर होल्ड करके रखे हुए हैं और इसको गुरुत्व के विपरीत हमने इस पर कार्य किया है। जो mgh कल हमने देखा था, गुरुत्व के विपरीत जब हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो उसका मतलब होता है mgh, ये कार्य है गुरुत्व के विपरीत। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें जो हमारे पास जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा का अर्थ हो जाता है जब किसी वस्तु की स्थिति अलग होती है, जमीन पर है या उससे थोड़ा ऊपर है या उससे थोड़ा ऊपर है। तो याद रखिएगा कि जमीन से ऊपर अपनी स्थिति की वजह से किसी वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अर्थ है जमीन से ऊपर, मान लीजिए कि जमीन से ऊपर यहां पर है, अपनी स्थिति की वजह से स्थिति क्या हो गई, इसकी बदल गई कि जमीन पर होना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर है। अब अगर इसको हम छोड़ते हैं, इसको नीचे की ओर एक गुरुत्वीय त्वरण खींच रहा है और ये नीचे जाने का कोशिश कर रहा है। अब भी जो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उस एनर्जी को कहते हैं स्थितिज गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ध्यान से देखिएगा स्थितिज ऊर्जा के बारे में। हमने क्या कहा कि स्थिति, आकृति, आकार के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, मतलब कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न हो रही है, उसी को हमने स्थितिज ऊर्जा कहा था। अब स्थितिज ऊर्जा में आता है कि अगर वस्तु, पहला है ये आपका स्थितिज ऊर्जा का, इसमें देखिएगा कि ए नंबर पॉइंट हम डालते हैं और समझते हैं कि जमीन से ऊपर अपनी स्थिति की वजह से अगर किसी वस्तु में कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊंचाई पर हम कह सकते हैं इसको ऊंचाई के वजह से उत्पन्न ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और अगर हम बात करें बी नंबर, तो याद रखिएगा अगर किसी वस्तु का आकार और आकृति बदलाव हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को अगर हम दबा देते हैं तो जब दबा दिए हम तो उसका आकृति बदल गया और आकार बदल गया उसका। इस आकृति और आकार बदलने की वजह से जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा।
क्या है, आकार और आकृति के बदलाव की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो याद रखिएगा कि आकृति और आकार के बदलाव के वजह से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ये प्रत्यास्थ मतलब हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहां पर समझना है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में अगर कोई वस्तु है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपको जो समझ के चलना है वह आप टर्म याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होगी, मतलब जो स्थितिज ऊर्जा होगी, वह क्या होगी। तो क्या कहा हमने, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु, इसको पीई से डिनोट कर लिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी है ये, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जब किसी वस्तु, हमने क्या कहा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, मान लीजिए कि अगर पृथ्वी का सतह ये है और पृथ्वी के सतह पर यहां पर ये वस्तु है। इस वस्तु का याद होगा जब हम कार्य की बात कर रहे थे, मतलब इसको उठाने की बात कर रहे थे, तो इस पर जब हम कार्य कर रहे हैं तो इसके अंदर mgh लग रहा है, मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं, जितना हमने कार्य किया इसको उठाने में, वो क्या हुआ, इसका mgh हुआ। तो यही जो स्थितिज ऊर्जा है, इसका भी मतलब होता है कि उस वस्तु का उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल mg और उसके ऊंचाई मतलब h के गुणनफल के बराबर स्थितिज ऊर्जा होती है। तो याद रखिएगा कि जो Pe है, पोटेंशियल एनर्जी है, उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और उस वस्तु की वहां से, उस सतह से ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं P बराबर mgh, जहां m द्रव्यमान मतलब उस पिंड का द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण, h उसकी ऊंचाई। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। अब बात करते हैं, दूसरा है हमारे पास गतिज ऊर्जा। पहला देखा हमने कि स्थिति के कारण, मतलब उसकी आकृति, आकार या फिर उसके स्थिति की वजह से जो ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो रही है उसको हमने स्थितिज ऊर्जा कहा। मान लीजिए अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जब कोई वस्तु गति करेगा, मान लीजिए इस वस्तु को हम फेंकते हैं तो यह वस्तु गति में आ जाएगी और गति के कारण जो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी उसी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। याद रखिएगा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा को Ke से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है, इसको Ke से डिनोट करते हैं और Ke बराबर होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। जहां पर अगर आप देखिएगा तो जो m होता है वह द्रव्यमान है और जो v है वह उस पिंड का वेग है, उस पिंड का क्या है, वेग है। तो मान के चलते हैं कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, वह क्या होगा,
तो हाफ mv स्क्वायर। इसके बारे में मैं इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले इसको समझिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वह होता है हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा कि अगर हम देखें यहां पर तो के और भी दोनों एक दूसरे के समान अनुपात में, मतलब भी बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। तो याद रखिएगा एक आध टर्म है जो कि कभी कभार पूछ लिया जाता है आप लोगों के एग्जामिनेशन में, कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना हो जाए उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो। तो याद रखिएगा कि पहला जो कंडीशन आता है उसमें है अगर द्रव्यमान 2 टाइम्स हो जाए, अगर द्रव्यमान 2 गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो याद रखिएगा कि गतिज ऊर्जा क्या होगी, वह भी दोगुनी हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है ना, अगर हम यहां पर 2 लगाते हैं तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा कंप्लीट दोगुनी हो जाएगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं गतिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब दोगुनी हो जाएगी। अगर हम कहते हैं कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा हो जाए उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो आधी हो जाएगी। अगर कहते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 4 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्योंकि यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के के, मतलब जितना m बढ़ेगा उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। क्योंकि जो द्रव्यमान है और जो काइनेटिक एनर्जी दोनों का घात समान है, दोनों पर एक एक का घात लगा हुआ है और दोनों किसी का भी गुणज नहीं है। इसका मतलब है कि m जितना बढ़ेगा उतना ही के भी बढ़ेगा। तो सीधा लॉजिक रखना है कि m जितना बढ़ेगा उतना के बढ़ेगा, मतलब 2 गुना कर देंगे तो 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा, आधा कर देंगे तो आधा गुना हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे कंडीशन की कि अगर इसका जो वेग है, क्या कह रहा हूं मैं, वेग है, वेग को 2 गुना कर दिया जाए। तो यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो के बराबर 1/2 mv स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो वेलोसिटी को हम 2 कर दे रहे हैं, 2 टाइम्स कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 mv के जगह पर हम 2 भी लिख सकते हैं, 2v का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है के बराबर 1/2 m, अब v स्क्वायर मतलब 4v हो गया, यहां पर v स्क्वायर है ना। तो जब यहां पर 4v हो गया तो 4 को अगर बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, मतलब काइनेटिक, और इसी mv स्क्वायर को हम के लिख सकते हैं, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। मतलब क्या है कि हमें यहां पर देखना है इसका पावर, कि वेग पर कितना का पावर है, तो डबल का पावर है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो अगर आपसे पूछता है कि यदि वेग 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है अगर वेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो 9 गुना बढ़ जाएगा। अगर वेग को 6 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो 36 गुना हो जाएगा। अगर वेग को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा 1/4 भाग रह जाएगी, मतलब 1/4 रह जाएगा। तो इसी आधार पर सिंपली आपको जो कहता है, अगर द्रव्यमान को 2 गुना करना है तो सिंपल आप दिमाग लगा लेंगे, के बराबर 1/2, द्रव्यमान को 2 गुना कर दिए 2m हो गया, v स्क्वायर हो गया, तो यहां पर के हाफ mv स्क्वायर पूरा दीजिए और बाहर में 2 निकाल दीजिए, तो यहां पर 2 इंटू के हो गया। तो सिंपल है इसका लॉजिक, ठीक है। तो चलिए, और एक टर्म आता है कि गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच क्या संबंध होता है, और जो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो के बराबर हाफ mv स्क्वायर। इस दोनों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है और जो गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच जो संबंध है वह किस प्रकार से निकाली जाती है। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखिए, और मैं एम करता हूं कि इस बार वीडियो को कम से कम आप लोग 100 लाइक तो जरूर देंगे, और अच्छे से थोड़ा देखिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ही और आप लोगों की भलाई के लिए ही है,
और मैं कोशिश करूंगा कि और भी चीजें अच्छी बनती जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।